अरे 24% तो हमारा पैसा कट रहा है, वो हमारी तनख्वाह का पैसा है। उस तनख्वाह का पैसा ही हमें वापस करना है, उसी तनख्वाह का पैसा हमें वापस करना है। और हमारे पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। हमारे पैसे को आज 10 लाख करोड़ से ऊपर एनपीएस का पैसा इकट्ठा कर रखा है साथियों, जिसको अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है चोर खाते से। और वो रोज नई कंपनियां बना रहे हैं, रोज नए लोन ले रहे हैं और अपने पैसे को विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं और लगातार घाटा दिखा रहे हैं। तो हमारे अभी हम नवनिर्माण होने जा रहा है हमारे रेलवे स्टेशन का, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। अब रेलवे स्टेशन का जो निर्माण हो रहा है किसके पैसों से हो रहा है? हमारे और आपके खून पसीने के मेहनत की कमाई जो हमने टैक्स में दिया, एक एक पैसा टैक्स देके इकट्ठा करके आज नवनिर्माण हो रहा है। एक बड़े आलीशान स्टेशन का निर्माण हो रहा है, हमें खुशी है। हम चाहते हैं इसी तरह से निर्माण हो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बढ़िया हो जाए कि जापान के साथ हमारी जो है तुलना की जाए। पर जब ये बन जाएगा तो अपने दोस्त को नीलाम कर दिया जाएगा। हमारे खून पसीने की कमाई से बन रहा है, हमें इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसको जिसको बेचा जाएगा वो फिर हमें छिल लगाएगा। वो घंटे के हिसाब से आपसे ही पैसे लेगा कि आप यहाँ रहेंगे 1 घंटे के 100 रुपए, वहां रहेंगे तो 1 घंटे के 200 रुपए। हमें फिर भी खुशी होती अगर ये 100-200 रुपए जो लिया जाए घंटे के, अगर वो सरकार के खाते में जाता, सरकार कुछ और निर्माण कराती। लेकिन सरकार वो सिर्फ सरमायादारों को, पूंजीपतियों को पैसा चोर खाते से देके, उनको एनपीए पे डाल के, उनको कर्ज मुक्त करके और हम लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ाई जा रही है। विश्व बैंक का 150 लाख करोड़ का पैसा लिया है, 150 लाख करोड़ उधार लिया हुआ है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, हम लोग कर्जे की स्थिति में आते जा रहे हैं और पेंशन जो हमारे हक है उससे हमें वांछा किया जा रहा है। इसीलिए साथियों बुलारे बहुत है, कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 नारे लगाना चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा पूरे जोश के साथ आप उसका जवाब देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपीएस लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूंगा साथी भरतराज जी से वो आए और अपने विचार रखें। आरसीएफ से हमारे साथी हैं भरतराज जी, जॉइंट सेक्रेटरी फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के साथी भरतराज जी। हक मंगिया नहीं मिलते, हक कोने देंदे ने। मेरे साथी ने बहुत ही शानदार एक संघर्षशील जी कविता के नाल अपना आगाज किया सी। उस हकों को खोण के लिए, प्राप्त करने के लिए, सॉरी हिंदी के पता नहीं किदा की आदत बनी है, कभी हिंदी कभी पंजाबी। उन्हीं हकों को प्राप्त करने के लिए लुधियाना की धरती पर फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के नेतृत्व में हो रहे पेंशन महासम्मेलन में स्टेज पर विराजमान मेरे सीनियर साथी एनएमओपीएस और हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट जिंदर धारीवाल जी, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कॉमरेड अमरीक सिंह जी, और हम ही एक नई दिशा दिखाने वाले, एक नए रास्ते पर चलने वाले कॉमरेड सरबजीत सिंह जी, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव, इसके साथ ही एआईटीयू से पवन कुमार जी, एलासा से कॉमरेड परमजीत सिंह जी, एपा से नवीन राठी जी, गार्ड काउंसिल से मेरे साथी, ओबीसी से एसोसिएशन से आए हुए मेरे साथी और बहुत सारी एसोसिएशनों से आए हुए मेरे प्रमुख साथी और मेरे सामने बैठे मेरे बहादुर साथी और लेफ्ट हैंड में बैठी
इस दुनिया का आधा हिस्सा मेरी बहनें, बच्चे, हमारा परिवार जो इस महासम्मेलन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी कीमती समय से समय निकालकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया अदा है। आज हम पूरी पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बीते 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में की ऐतिहासिक रैली, जिसमें लगभग पूरे देश से 10 लाख लोग एकत्रित हुए थे अपने पेंशन का हक मांगने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने वहाँ प्रण किया था कि वोट फॉर ओपीएस, और उसी के तहत फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे ने मिशन 2024 वोट पर चोट का ऐलान किया था। मेरे साथी अमरीक सिंह जी ने वहां पर बोला था कि एक कर्मचारी अगर कम से कम 10 वोट को प्रभावित कर सकता है, तो हम इस देश के 60 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी हैं, तो कम से कम 6 करोड़ वोटों को प्रभावित करने का हम वादा रखते हैं, हम ये इरादा रखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है साथियों, आज हम लुधियाना की इस धरती पे बैठे हैं, दूसरी तरफ 4 राज्यों के चुनाव जो है उनका नतीजा चल रहा है, उनके नतीजे हमारे सामने लगभग आ चुके हैं। आंखें फाड़ने वाले नतीजे हैं, दिल चीरने वाले नतीजे हैं। जिस मुहिम को लेकर हम सड़क से लेकर संसद तक हमने गूंज डाली, देश का प्रमुख मुद्दा हमने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली बनाया, और उस मुद्दे को लेकर 10 लाख लोगों की भीड़ जो हमने दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित की, उसका नतीजा क्या निकल रहा है साथियों? वो नतीजा हमारे सामने है। हम अपने मोबाइलों में बहुत सारे साथी इस बैठे देख रहे हैं, बड़े खुले मन से कह रहे हैं, इस स्टेज से कह रहे हैं कि बड़े निराशाजनक नतीजे हैं। वोट पर चोट का ऐलान करते हैं, लेकिन होता उससे उल्टा है। इस सब के पीछे क्या है, मैं उस पर सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही सीनियर साथी सरजीत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, मैं कई बार उनकी बात करता हूँ स्टेजों से। उन्होंने हमें एक चीज सिखाई है कि हमें या तो हम लाइन के इस पार हैं या हम लाइन के उस पार हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीछे क्वार्टर में बैठे थे साथियों, हम लोग 3-4 लोग थे, मेरे साथ से आए थे, राखी जी बैठे थे वहाँ पे कुछ काम के लिए। वो क्वार्टर में गए पानी पीने के लिए, पीछे देखा तो मेरे साथी उठ के आए कि ये कौन सा क्वार्टर का टाइप है? तो नवीन राठी जी बोले ये टाइप 3 है। तो मेरे साथी बोले कि भाई साहब, अगर ये क्वार्टर हमारे पास होता तो शायद हमारे घर वाले हमें छोड़ के भाग जाते। ये क्वार्टर की हालात है और ये टाइप 3 है। तो मैं जिस साथी की बात कर रहा हूँ, सरमजीत फिरोजपुर मंडल और इलासा के मंडल सेक्रेटरी साथी नवीन राठी जी अध्यक्ष, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे फिरोजपुर डिवीजन, साथी तरसेम कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे पटियाला से चलकर हमारे बीच आए हैं। साथी राजकुमार इलासा डिवीजन सेक्रेटरी मुरादाबाद से, साथी हरजीत जी सबसे युवा में से हम उनको भी गिनती कर सकते हैं। एस्मा से हमारे बहुत सारे साथी, लालसा से, ओबीसी एसोसिएशन, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन, एसएनटी से SC/ST एसोसिएशन से, CPF एम्प्लॉई यूनियन पंजाब से हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं। और आप सब बहादुर साथियों, और विशेष रूप में इस पंडाल में हाजिर मेरी बहनें और बच्चों। और मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जिस आंदोलन में, जिस संघर्ष में हमारी बहनें, हमारे बच्चे कूद जाते हैं, वो संघर्ष कभी हरा नहीं करते साथियों। आज लुधियाना में हम उस दौर में जुड़े हैं जब आज 4 राज्यों में गिनती हो रही है और हमारा इम्तहान हो रहा है वहाँ। और जैसा मेरे से पहले साथी बोलकर गए हैं कि परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट गई, नतीजे हमारे अगेंस्ट आए हैं, तो क्या किया जाए? नतीजों से घबराकर घर को लौट चले? साथियों हंगारा दीजिए, नतीजों से घबराकर घरों को लौट चले, घरों में बैठ जाए? नहीं बैठेंगे साथियों। हम जानते हैं और आशा और निराशा के बीच
जीत और हार के बीच हल्का सा फर्क होता है। हम फिर आत्म मंथन करेंगे, फिर अपनी कमजोरियां ढूंढेंगे और फिर संघर्ष के मैदान में आएंगे। हम हारने वालों से नहीं है साथियों। और मैं थोड़ा बैग में ले जाना चाहता हूँ आपको। साथी सर्वजीत जी ने यहाँ आपको बताया कि संघर्ष कब हमने शुरू किया, ये मूवमेंट किन हालातों में पैदा की। जब 2011, 12, 13 में हम शुरू कर रहे थे, उस समय तो कोई बात ही नहीं थी कर रहा। उस समय कोई एनपीएस का नाम नहीं ले रहा था। उस समय तो ओपीएस के गुणगान हो रहे थे और रेलवे से लेकर तमाम देश के मान्यता प्राप्त संगठन क्या क्या करते रहे। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। याद करिए वो मंजर 2003 का वर्ष, जब 22 दिसंबर 2003 को उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार में इस देश की पार्लियामेंट में बिल लेकर आते हैं, अध्यादेश लेकर आते हैं। और वो उस अध्यादेश को 10 साल के बाद यही कांग्रेस, जिसके आप राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, इसी पार्टी की सरकार थी। याद करिए जरा, 2013 सितंबर का महीना था। 10 साल से लटकते आ रहे ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर पी चिदम्बरम ने कानून बनाया था। याद करिए मंजर, अगर हम वहां से उबर सकते हैं साथियों, यहां से भी उभरेंगे और जीत कर घर लौटेंगे साथियों। हम हारने वालों से नहीं हैं। हमें पता है वोट सिर्फ इस नाम से नहीं दिया जाता कि आपको क्या मिलेगा। वोट तो एक दारू की बोतल से ही मिलता है। वोट तो 5 किलो अनाज से भी खरीदा जाता है। वोट तो तरह तरह के वादों और जुमलों से भी खरीदा जाता है। हम जानते हैं इस देश की हकीकत को। इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता नतीजे कुछ और आते, हम जानते हैं इस बात को। परंतु गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीखें, गलतियों से सीखेंगे, इन्हीं के तीर से इन्हीं को मारेंगे। मैं कहता हूं कि 110% पुरानी पेंशन स्कीम लेकर घरों को लौटेंगे। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है साथियों। मेरे साथी तस्वीर रख चुके हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। 523 रुपये, 753 रुपये, 1044 रुपये, ये पेंशन के नाम पर हमारे साथ बद्दा मजाक हो रहा है। क्या हम जी पाएंगे साथियों? हमारे पास 2 ही रास्ते बचते हैं साथियों। या तो संघर्ष करें, इस सत्ता को घुटनों के बल ला दे, या फिर 60 साल के बाद उन्हीं ट्रेनों के आगे कूदने की तैयारी कर ले, उन्हीं ट्रेनों के आगे आत्महत्या करने की तैयारी कर ले, जिनको हम 160 की स्पीड से चलाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, ये हमने आज तय करना है साथियों। आज लड़ना है या फिर खुदकुशी करना है, बहादुरी के साथ जीना है या बुजुर्गों की मौत मरना है, ये हमने तय करना है साथियों। और मत समझिए कि ये पेंशन की लड़ाई है, ये हमारे बुढ़ापे की नहीं, हमारे भविष्य की भी लड़ाई है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई है। क्या हम इसको बीच में छोड़ दें? कभी नहीं छोड़ सकते साथियों। इन नतीजों से कुछ सीख लेंगे। और मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे जब राजस्थान से शुरू हुआ था ओपीएस बहाली का काफिला, तो उसके बाद एक गीदड़ों की फौज आई थी, मनटेक सिंह आहलूवालिया जैसे तरह तरह के, जिनको अर्थशास्त्री कहा जाता है, जो देश को कभी ये उपदेश देते रहे हैं कि इस देश में जो 22 रुपये प्रतिदिन कमाता और खाता है, शहरों में जो 27 रुपये प्रतिदिन कमाता और खिलाता है, वो गरीब नहीं है, उसको सरकार की तरफ से किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वही मनटेक सिंह आहलूवालिया अपने बाथरूमों की रिपेयर पर 80 लाख रुपया खर्च कर लेता है। वो अर्थशास्त्री हमें उपदेश दे रहा है कि अगर इस देश में दोबारा ओपीएस बहाल कर दी तो देश की हालत, देश की अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी। कुछ कहते हैं कि अगर ओपीएस के भूत को जगा दिया तो देश के हालात श्रीलंका जैसे बन जाएंगे। मेरा सवाल है लोगों के सामने, इस देश से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे करोड़ों अरबों रुपया लेकर भाग रहे हैं। कभी मनटेक सिंह आहलूवालिया ने टीवी चैनल पर आकर हमें नहीं बताया, देश की सरकार को नहीं बताया कि रोकिए भैया इनको, देश श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं इस देश में।
अभी मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा मीडिया में खबरें आई हैं, 9.5 साल के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति बागड़ बिल्ले जेब कतरे उनकी तिजोरियों में डाल दिया, उनका बैंकों में लिया हुआ लोन बट्टे खाते में डाल दिया। किसी अर्थशास्त्री को ये सुध नहीं आई कि लोगों के बीच जाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। परंतु जब कर्मचारियों की पेंशन की बात आती है, जब इस देश में दलितों और पिछड़ों को मिलती हुई सब्सिडियों की बात आती है, जब इस देश में देश के अन्नदाता किसान को सब्सिडी देने की बात आती है, ऐसे लोग हो हल्ला करते हैं। और हम बड़े इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, इस देश में पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है साथियों। इस देश के सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस देश में प्रति व्यक्ति औसत आमदन जो है इस देश में 14,000 रुपये महीना है आज की डेट में। और अगर हम कर्मचारियों की सैलरी की बात करें तो आज की डेट में कर्मचारी उस औसतन वेतन के हिसाब से, औसत आमदन के हिसाब से तनख्वाह ले रहा है। इस देश में कर्मचारी महंगा नहीं पड़ता है। यानी जो बात हम कहना चाह रहे हैं, इस देश में पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि सरकार उस पैसे और संसाधनों की बंदरबाट कर रही है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना में जब लोग नंगे पांव अपने घरों की तरफ कूच कर रहे थे, जब उनके पैरों के साले देखे नहीं जा रहे थे, जब वो रास्तों में दम तोड़ रहे थे, तब इस देश का एक पूंजीपति उसकी जायदाद 9 गुना बढ़ जाती है साथियों। ये इस देश की सरकार द्वारा, ये इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा मचाई गई अंधाधुंध लूट है कि इस देश का गरीब भूखा मर रहा है, उसके लिए पर्याप्त साधन नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इस देश के पूंजीपति जो है वो गुलछड़े उड़ा रहे हैं, उनकी जायदाद गुना में बढ़ रही है। तो इस देश की सत्ता को हमने अगर सबको सिखाना है, वोट हमारा, मत हमारा अधिकार है, हम इसके प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है। परंतु जो सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है संघर्ष। इस देश के अन्नदाता ने 2 वर्ष तक संघर्ष किया, 1 साल 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर संघर्ष किया है। उस संघर्ष को इस दुनिया ने माना है, इस दुनिया को उस संघर्ष ने रोशनी दिखाई है। उस संघर्ष ने हमें भी ये सिखाया कि संघर्ष ही सबसे बुनियादी चीज होती है। संघर्ष से ही सरकारों को झुकाया और नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए आज जो हालात बने हुए हैं, 4 राज्यों के चुनाव के बाद हम आत्ममंथन करेंगे। इस देश में एक अभियान चलाया जाएगा, अब वोटर जागरूकता अभियान। हम अपने कर्मचारियों को, उनको परिवारों के साथ एक गोष्ठियां करेंगे। देश भर में हम रेलवे में तो इतना कर ही सकते हैं साथियों। और 2024 के चुनाव में हम फिर उठेंगे, चट्टान की तरह उभरेंगे। इस देश की सत्ता को बदलने का हम दम ही नहीं रखते, इन देश में लागू नीतियों को बदलने का दम ही नहीं रखते। हम इस देश का सिस्टम बदलने का दम रखते हैं साथियों। इसलिए आने वाले दिनों में हम फिर निकलेंगे, हम फिर काफले बनाकर अपने रेलवे में अपने लोगों के बीच जाएंगे, उनके बीच संघर्ष का परचम बुलंद करेंगे और उनको जागृति देंगे। जहां हमारी कमी रह गई है उस कमी को दूर करेंगे। और मिशन 2024 बहुत दूर नहीं है, परंतु इतना दूर भी नहीं है, इतना पास भी नहीं है। हम उसको सर करेंगे, उसको जीतेंगे। यकीनन हम पुराने पेंशन्स की बहाल करेंगे। और मैं एक बात और जोड़ता हुआ, आज देश के मान्यता प्राप्त संगठनों को एक जाग आई है। पहले वो कहते थे कि गैर मान्यता प्राप्त क्या कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि गैर मान्यता प्राप्त क्या कर सकते हैं। गैर मान्यता प्राप्त अपने संघर्ष से उन मान्यता प्राप्त संगठनों को जो एनपीएस के ट्रस्टी बने रह सकते हैं, जो ओपीएस का राग लाते रह सकते हैं, जो हम आपके बीच टीचर बनकर ओपीएस के फायदे बताते रहे हैं, उनको आप संघर्ष के मैदान में खींच